Hello students, welcome to the series of UPSC prelims previous year questions that we are covering of last 20 years. In today's session we are going to take up questions from 2010. So basically हम ये series कर रहे हैं ताकि आप pre 2025 जो यहाँ पे हमारे 25 मई को आप लोगों को बैठना है, आप उसमें कॉन्फिडेंटली जाएं क्योंकि आपने एक पैटर्न जो है सेट पैटर्न। अब बाय पैटर्न आई डू नॉट मीन, मैंने पहले भी क्लैरिफाई किया कि कैसा पेपर आएगा, आई मीन कि कैसे क्वेश्चंस जो हैं आपके सामने रखे जा सकते हैं और साथ ही साथ कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड डेफिनेटली होना चाहिए। क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं वो आपको एक क्लैरिटी समझने में और साइकोलॉजिकली भी आप वेल प्लेस्ड होंगे एज कम्पेयर टू अदर्स इफ़ यू हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंस इसीलिए दी जाती है क्योंकि इनका एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम 2010 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें हम दो पार्ट्स में क्वेश्चंस कर रहे हैं, रीज़न बीइंग 2010 एक ऐसा साल था जिसमें इकोनॉमी से 29 क्वेश्चंस आए थे। सो दिस वॉज समथिंग बिग फॉर दिस सब्जेक्ट। ये इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस को क्लियरली हाईलाइट करता है कि एक समय ऐसा भी, एक अटेम्प्ट कोई ऐसा भी हो सकता है कि इतने क्वेश्चंस आए, तो इस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। आज हम 2010 के क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एन अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफ्लेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बहुत ही डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड, एप्लीकेशन भी नहीं है, सीधा कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली लगाने की बात है कि मतलब ये कॉन्सेप्ट है क्या। तो डिफ्लेशन क्या है? डिफ्लेशन कई लोगों को सिर्फ इससे याद होगा कि ऑपोजिट है इन्फ्लेशन का। तो भाई इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन इज परसिस्टेंट इंक्रीज इन प्राइजेस। इन्फ्लेशन परसिस्टेंट इंक्रीज इन प्राइजेस है, जनरल प्राइस लेवल। तो डिफ्लेशन इज persistent decrease in general prices, correct? अब देखते हैं। it is sudden fall in the value of currency against other currency, not related. it is persistent recession in both financial and real sectors of economy, not related. it is a persistent fall in the general price level of goods and services. This is where you have your answer C, you take +2। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक और ऑप्शन है आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ, वो भी देख लेते हैं। इट इज अ फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसको हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। इसको हम डी इन्फ्लेशन नहीं कहते, डिफ्लेशन नहीं कहते, इसको हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन, जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन ग्रेजुअली कम होने लगता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इंटैक्ट रहेंगे, क्वेश्चंस में डाउट कम होगा, बहुत कॉन्फिडेंटली आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रीटेड एज आर्टिफिशियल करेंसी। ठीक है, याद रखना करेंसी पूछ रहा है। ठीक, पहला बात करते हैं एडीआर। एडीआर क्या है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट। ये करेंसी नहीं है, ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू यहाँ पर जो हमारे बोरोवर्स हैं फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट रेज कर सकते हैं अमेरिका से, यूएस से। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट सेम चीज, बट अमेरिका से बाहर जब आप फंडिंग रेज करते हैं यूजिंग दिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आउटसाइड यूएस, इट इज नोन एज जीडीआर। तो ये दोनों फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये करेंसी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं डी ऑप्शन में से। बोल रहा है बोथ एडीआर एंड एसडीआर। एसडीआर भले ही तुम्हें ना पता हो, एडीआर अगर पता है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में आप ये पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है फिर से। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट में आप ये पढ़ते हैं। एसडीआर भी आप पढ़ेंगे फॉरेन मार्केट में। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो एडीआर अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाता है। तो आंसर आप बाय एलिमिनेशन भी सी पे जा सकते हैं। बट यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ एसडीआर आखिर है क्या। जब हम एसडीआर की बात कर रहे हैं, इट रेफर्स टू स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। और यस, ये एक आर्टिफिशियल करेंसी की तरह ट्रीट होती है एंड दिस हैज बीन इनोवेटेड बाय आईएमएफ। ये एक आर्टिफिशियल इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जो आईएमएफ ने बनाया है,
ताकि मेंबर कंट्रीज जो हैं उनको ऑफिशियल रिजर्व्स को सप्लीमेंट किया जा सके। ये एक करेंसी नहीं है, बट डेफिनेटली एक पोटेंशियल क्लेम हो सकता है फ्रीली यूजेबल करेंसी जो आईएमएफ मेंबर कंट्रीज के पास है। अब वैल्यू ऑफ एसडीआर जो है वो बेस्ड है बास्केट ऑफ मेजर करेंसीज में, जिसमें 5 करेंसीज इन्वॉल्व हैं: यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज युआन, जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, तो यदि एक कंट्री एसडीआर दे रही है दूसरी कंट्री को, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है मल्टीपल करेंसीज की वो यहाँ पर उससे एक्सचेंज कर सकती है, बिल्कुल जैसे कि एक नॉर्मल करेंसी ऑपरेट करती है। उसके आप यहाँ पे देखते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, टर्म मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन। तो टर्म यहाँ पे दिया हुआ है और मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अगेन अ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। देख रहे हैं आप कॉन्सेप्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। कॉन्सेप्ट, टर्म्स। पहला है मेल्ट डाउन, टर्म है मेल्ट डाउन, इसका कह रहे हैं डिस्क्रिप्शन है फॉल इन स्टॉक प्राइजेस। तो ये बात तो सही है कि फॉल इन स्टॉक प्राइजेस को हम मेल्ट डाउन कह सकते हैं, बट व्हाट इफ देयर इज फॉल इन अ स्पेसिफिक सेक्टर, लेट्स से रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट सेक्टर में फॉल होगा, उसको भी हम रियल एस्टेट का मेल्ट डाउन कह सकते हैं, किसी एक इकोनॉमी का मेल्ट डाउन कह सकते हैं। तो इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू स्टॉक प्राइसेस, तो दिस इज इनकरेक्ट। सेकेंड, रिसेशन, फॉल इन ग्रोथ रेट। अगर 3 लगातार क्वार्टर से ग्रोथ रेट जो है वो कम हो रहा है तो हम उसको रिसेशन लेबल कर देते हैं, दिस इज करेक्ट। स्लो डाउन, फॉल इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो मार्केट में इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें अगर गिरावट आ रही है तो हम उसको कहते हैं स्लो डाउन। तो यहाँ पे 2 सही है, 2 और 3, और करेक्ट आंसर जो है हमारा बी हो जाता है। टर्म्स का यहाँ पे आइडिया होना, बेसिक आइडिया होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एग्जैक्ट ना पता हो यहाँ पे आंसर पे आने के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम अपने 4th क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये आया आपके सामने डेटा बेस्ड क्वेश्चन। अब अक्सर बच्चे जो हैं डेटा बेस्ड क्वेश्चंस को देख के बहुत ही परेशान होते हैं कि मैम डेटा कैसे याद करें। मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है डेटा नहीं याद करना है, ट्रेंड समझना है। सो लेट्स जस्ट से यूजुअली क्वेश्चन जैसे इसमें आया है जीडीपी हैज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स इन लास्ट ईयर। तो यहाँ पे अगर मैं 4 टाइम्स बोल रही हूँ कोई कुछ इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे 10 ईयर्स का अगर मैं प्लॉट करूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ईयर में यहाँ था, ठीक है, तो समवेयर इन बिटवीन ये डबल होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ईयर में यहाँ था डबल, अरे सर चौगुना कह रहे 4 टाइम्स, ओके। देन हेयर एंड 10 ईयर्स में, तो यहाँ पे अगर ये 1 था यहाँ पे ये 4 हो जाना चाहिए, थोड़ा और ऊपर ही होगा 1, ठीक है। अब जीडीपी, ये ट्रेंड तुम्हें समझ में आ गया, ये जो स्टेटमेंट में लिखा है, ठीक है। जीडीपी अभी भी हमारी जो बात हुई है बोला है 6.7% से बढ़ेगा। तो हर साल जो 6.7% से बढ़ रहा है, बेस्ट नंबर ले लो 10% से भी बढ़ रहा है, वो 10 साल में 4 टाइम्स कैसे हो जाएगा? 10 साल में प्रोबेबली ट्वाइस हो सकता है, 2 टाइम्स हो सकता है, समझ में, 4 टाइम्स कैसे हो जाएगा? तो ये तुमने या तो ट्रेंड बताओ या तो तुम ये कैलकुलेशन बढ़ाओ। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विदाउट नोइंग द डेटा। आई एम सेइंग दिस विदाउट नोइंग द डेटा, ठीक है, मतलब मुझे पता है बट अज्यूमिंग कि आई डोंट नो द डेटा, क्योंकि मैंने यहाँ डेटा की बात ही नहीं की आपसे। दूसरा, परसेंटेज शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर इन जीडीपी हैज डिक्लाइंड इन लास्ट 10 ईयर्स। 2010 का क्वेश्चन है, 2000 से लेके 2010 तक बात की। अब ये क्या कह रहे हैं, पब्लिक सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो जीडीपी में ग्रेजुअली कम हुआ है। तो दैट मीन्स 2 रीजंस होंगे कि पब्लिक सेक्टर डाउन गया है या प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ा है, और इस पीरियड के लिए दोनों ही एप्लीकेबल हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है सही हो जाती है। यहाँ पे आंसर जो है 2 हो जाएगा, बी ओनली। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 2, बी ओनली इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो ग्रेजुअली कम हुआ है। पब्लिक सेक्टर इज अकाउंटेड ओनली फॉर 25% ऑफ इंडियाज जीडीपी इन 2010,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वॉज नॉट स्टिपुलेटेड, प्लीज मार्क दिस, मैंने पहले की वीडियोज में भी बोला हुआ है कि नॉट, इनकरेक्ट, प्लीज इसे मार्क कर लिया करिए ताकि आपको क्लियरिटी रहे। इन द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2003, इसमें क्या नहीं स्टिपुलेट किया गया? तो अब ध्यान से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, एलिमिनेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट बाय द एंड ऑफ द ईयर, फिजिकल ईयर 2007-8। बी, नॉन बोरोइंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम आरबीआई एक्सेप्ट अंडर सर्कमस्टांसेस। ये तो बहुत क्लियर है, नॉन बोरोइंग बोली है। डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है वो एफआरबीएम के अंतर्गत ही बंद हुई है, जहां पे आरबीआई जो है फ्रेश करेंसी प्रिंट करके गवर्नमेंट को यहाँ पे बोरिंग देती थी। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ प्राइमरी डेफिसिट बाय द एंड ऑफ फिजिकल ईयर 2008-9, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये स्टेपुलेट नहीं हुआ था। अगर हम एफआरबीएम एक्ट 2003 की बात करें तो यहाँ पे दिस वाज ब्रॉट बाय अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, ताकि जो फिजिकल डिसिप्लिन है वो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए, और यहाँ पे प्रॉपर टारगेट्स दिए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि उनको कैसे मेंटेन करना है फिजिकल डिसिप्लिन, कैसे कैसे फाइनेंशियल वो इंश्योर करने हैं। तो यहाँ पे तो हमें रीसेंट ट्रेंड्स दिख रहे हैं, बट इन ट्रेंड से आपको दिख रहा होगा कि अभी भी यहाँ पर हमारे रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एग्जिस्ट करते हैं, बट दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट of elimination of primary deficit by the end of fiscal year 2008-9 was not stipulated. Again current affair based factual question है, थोड़ा डिफिकल्ट है टू अज्यूम कि आपको याद होगा, क्योंकि एफआरबीएम एक्ट यहाँ पर 2003 में पास हो चुका था। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एक्शंस बाय द गवर्नमेंट। पहला, कटिंग द टैक्स रेट्स। दूसरा, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तीसरा, अबॉलिशिंग द सब्सिडीज। In the context of economic recession, which of the above action can be considered as a part of fiscal stimulus package? कि अगर इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है और यहाँ पर गवर्नमेंट जो है फिजिकल स्टिमुलस पैकेज लाना चाहती है, तो इनमें से कौन कौन से एक्शन है जो उसमें कंसिडर होंगे? तो गवर्नमेंट अगर टैक्स रेट कम कर रही है, दैट मीन्स लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ रही है। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो यहाँ पर डिमांड जो है इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, इकोनॉमिक रिसेशन जो है हैंडल होगा। इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट लेजर से स्पेंड कर रही है, किस में स्पेंड करेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करेगी। यहाँ पर अब यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम फिर बढ़ेगी लोगों की, कैसे? क्योंकि मनी सप्लाई इंक्रीज होगा इकोनॉमी में, इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी, तो इससे डिमांड बढ़ेगी और फिर इकोनॉमिक रिसेशन जो है ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा, एड्रेस हो सकता है। बट अगर हम सब्सिडीज हटा देंगे, अबॉलिशिंग सब्सिडीज, तो डिस्पोजेबल इनकम तो कम हो जाएगी, इट विल नॉट हेल्प द कॉज। तो यहाँ पे आंसर जो है क्लियरली हमारा ए है, कटिंग द टैक्स रेट एंड इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ये दोनों ही पार्ट हैं फिजिकल स्टिमुलस का। वो जो क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लियर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगेन फैक्चुअल और स्टैटिक, करंट अफेयर वाला नहीं है क्वेश्चन ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट इन द पार्लियामेंट? डायरेक्ट आंसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। बजट भी वही बनाता है, प्रेजेंट भी वही करवाता है फाइनेंस मिनिस्टर से, और यहाँ पर कोई डबल थिंकिंग की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड टू विच डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स, जब भी यहाँ पर कोई गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन का डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है, दैट मीन्स स्टेक्स बेचे जाते हैं, गवर्नमेंट के स्टेक्स सेल किए जाते हैं, तो उससे जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड पैसा आएगा वो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू रूट किया जाता है। अब उसके बारे में ये स्टेटमेंट्स हैं। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस या जो न्यूज़ में है उनके बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, एसेट्स इन नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड आर मैनेज्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट यहीं पे गलत हो जाता है।
It is not managed by Union Ministry of Finance. It is rather managed by, they have uh, asset managed companies and it is a consortium of companies like LIC, GIC, वो manage करते हैं. तो ये statement यहाँ गलत हो जाता है. National Investment Fund is to be maintained within Consolidated Fund of India. Absolutely incorrect. क्योंकि क्लियरली NIF जो है उसको Consolidated Fund of India के बाहर मैच करना है. तीसरा, certain asset management companies are appointed as fund managers. बिल्कुल करेक्ट. चौथा, a certain proportion of annual income is used for financing select social sectors. Yes, this is also correct. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 3 and 4. The correct answer here will be 3 and 4. ठीक है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 75% जो है NIF की इनकम की वो सोशल सेक्टर स्कीम्स के लिए दी जाती है, जबकि 25% यूज की जाती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. इन इंडिया टैक्सेस ऑन ट्रांजैक्शन इन स्टॉक एक्सचेंजेस एंड फ्यूचर्स मार्केट आर लेवीड बाय द यूनियन, सेकंड कलेक्टेड बाय द स्टेट्स. इसमें पूछना कौन सी स्टेटमेंट सही है. कोई भी ट्रांजैक्शन जो स्टॉक एक्सचेंज में हो रहा है और फ्यूचर मार्केट में हो रहा है तो यहाँ पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लिया जाता है जो कि स्टॉक एक्सचेंज से कलेक्ट होता है, जिसको लेवी भी यूनियन करता है और कलेक्ट भी यूनियन करता है. यहाँ पर आंसर जो है ए हो जाएगा क्योंकि पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट जो है वो क्लियरली गलत है. नेक्स्ट पे आते हैं. इन इंडिया the tax proceeds of which one of the following as a percentage of gross tax revenue has significantly declined in past year. Again trend based data से आपको ट्रेंड समझना है. टैक्सेशन में क्या कम आ रहा है, क्या ज्यादा आ रहा है. बजट पे आधारित ये क्वेश्चंस हैं, उस साल के बजट में ये क्लियरली मेंशन होगा. तो द करेक्ट आंसर हेयर इज सी, एक्साइज ड्यूटी. यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है. तो बजट का ट्रेंड जो है 2025-26 का ये बजट प्रेजेंटेड है. यहाँ पे आपको टैक्स रिसीट्स, गुड्स सर्विसेज एंड यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, तो अगर आप बजट फॉलो कर रहे होंगे उस साल तो ये आंसर जो है बहुत डिफिकल्ट नहीं था, इजीली आ सकता था. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं. व्हेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंसेस एन इंक्रीज इन CRR, व्हाट डज इट मीन. तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए CRR है क्या. कैश रिजर्व रेशियो. बेसिकली ये वो परसेंटेज है ऑफ डिपॉजिट्स जो बैंक के पास होता है, उनमें से बैंक को RBI के पास रखना है. एक परसेंटेज सेट होगा, वो रखना है RBI के पास और वो कैश में होना चाहिए क्लियरली. ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एट प्रेजेंट CRR क्या है, कितना है. ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं अगर इंक्रीज किया गया है CRR तो इसका मतलब क्या है. ठीक है, कमर्शियल बैंक्स विल हैव लेस मनी टू लेंड. करेक्ट. अगर बैंक के पास डिपॉजिट 100 रुपए का है और उससे बोल रहे हैं कि 10% CRR है, तो दैट मीन्स 90 रुपए उसके पास बचते हैं लोन क्रिएट करने के लिए. बट यहीं पे ये बढ़ा दिया जाए, 20 कर दिया जाए, तो अब उसके पास 80 रुपए बचेंगे. तो अगर CRR बढ़ा तो कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा कम होगा लेंड करने के लिए. बाकी स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल हैव लेस मनी टू लेंड. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्ट लेंडिंग करता भी नहीं है, एट द सेम टाइम उसके पास तो पैसा ज्यादा रखा जा रहा है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई. यूनियन गवर्नमेंट विल हैव लेस मनी टू लेंड, इनका कोई रिश्ता नाता नहीं है. कमर्शियल बैंक्स विल हैव मोर मनी टू लेंड, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, फैक्चुअली कंसेप्चुअली इनकरेक्ट है. तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है ए हो जाएगा. 12th क्वेश्चन पे आते हैं. With reference to NBFCs in India, consider the following statements. They cannot engage in acquisition of securities issued by government. गवर्नमेंट अगर कोई सिक्योरिटी ले, जैसे GSECs जो है इशू कर रही है, तो क्या वो उसको अक्वायर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं. दूसरा, दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट लाइक सेविंग अकाउंट. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि डिमांड डिपॉजिट सेविंग अकाउंट जैसे वो नहीं ले सकते हैं. नाउ दिस स्टेटमेंट, अब NBFCs जो है द ओनली रीजन दे आर नॉन बैंकिंग बिकॉज दे आर मेंट फॉर गिविंग लोन्स, बट दे कैन क्रिएट. यहाँ पे पॉसिबल है डिपॉजिट क्रिएशन का, बट मोस्टली जो है वो क्रिएट नहीं करते हैं. ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट जो है
वो सही हो जाता है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। यहाँ पे आंसर जो है थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, यहाँ पे बोथ 1 एंड 2 होना चाहिए। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है इन्वेस्ट करती हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, ट्रेजरी बिल्स में, और यहाँ पर एनबीएफसीज दे डू नॉट हैव, कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, दे आर ओनली associated with fixed deposit, term deposit and lending activities। ठीक है, अगले पे आते हैं। Which of the following terms indicate a mechanism used by commercial banks for providing credit to the government? यार कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जो कमर्शियल बैंक्स जिसके थ्रू गवर्नमेंट को क्रेडिट देते हैं? ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कैश क्रेडिट रेशियो की बात करें, डेबिट सर्विस ऑब्लिगेशन की बात करें, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी की बात करें, तो दिस इज बिटवीन आरबीआई एंड बैंक्स। ठीक है, बट मैं एसएलआर की बात करूं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो ये वो परसेंटेज है डिपॉजिट्स का जो बैंक्स को अपने पास रखना होता है इन टर्म्स ऑफ लिक्विड एसेट्स। तो मैम कहोगे इसका क्या रिलेशन है गवर्नमेंट से, ये तो बैंक अपने पास रखा है। यहाँ पे आरबीआई ने स्पेसिफाई किया है ये लिक्विड एसेट क्या क्या हो सकता है, कैश हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकता है। अब यहाँ पे अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक्स ले रहे हैं तो क्रेडिट दे रहे हैं ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू हो रही है, वो बैंक ले रहा है, तो बैंक क्रेडिट दे रहा है गवर्नमेंट को, तो यहाँ पे आंसर जो है हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अगले उस पर बढ़ते हैं। इन इंडिया इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट्स इन ऑल नेशनलाइज कमर्शियल बैंक इज फिक्स बाय, इंटरेस्ट रेट जो है सेविंग अकाउंट पे नेशनलाइज कमर्शियल बैंक में किसके द्वारा फिक्स किया जाता है? वो आरबीआई के द्वारा फिक्स किया जाता है। ठीक है, क्या यहाँ पे आरबीआई लिखा है? नहीं। यहाँ पे लिखा है? नहीं। यहाँ पे लिखा है? नहीं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। अगेन अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट में यू विल सी देयर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पार्ट का। द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया इंक्लूड, अगेन बैंकिंग से कमर्शियल, बैंकिंग से कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ऊपर से फर्स्ट पार्ट में आप देखे होंगे कि बैंकिंग जो है छा चुका है एकदम। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया इंक्लूड, पहला, परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। करेक्ट, गवर्नमेंट जो है ये मैंडेट करती है कमर्शियल बैंक के फंक्शन में कि वो परचेज एंड सेल कर सकते हैं सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, और जितने भी बड़े लीडिंग बैंक्स हैं ये सर्विसेज प्रोवाइड भी करते हैं। एक्टिंग एज एग्जीक्यूटर्स एंड ट्रस्टीज ऑफ विल्स, बिल्कुल। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जब आप बैंक अकाउंट बनाते हैं तो आप अपना नॉमिनी भरते हैं, बस यही एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है समझने के लिए। तो यहाँ पे आंसर जो है बोथ, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर जो है सी हो जाता है। यहाँ पे आपको +2 मिल जाता है, बट इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो, बहुत ज़रूरी है। 2010 के पहले पार्ट में आपको दिख गया होगा कॉन्सेप्ट इज द किंग। दूसरा, यहाँ पे बैंकिंग से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब यहाँ पर एक थीम बनी होगी 2007-8 में, अगर आपको याद हो, तो जो सब प्राइम क्राइसिस आया है उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन स्ट्रेंथन हुई है, वो न्यूज़ में थे, जिससे बैंकिंग जो है एज अ थीम इंपॉर्टेंट हो गया। ये चीज आपको समझनी जरूरी है कि आज के समय पे क्या थीम है जिससे क्वेश्चन पकड़ा जा सकता है। सब पढ़ने से काम नहीं चलेगा। इसी पार्ट के साथ हम कंटिन्यू करेंगे 2010 में अगली वीडियो में। अगर आपके कुछ डाउट्स या कंसर्न्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फॉर मोर सच वीडियोस एंड कंटेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ चहल अकेडमी। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।